अगला चैप्टर हमारा शुरू होता है। इस चैप्टर का नाम है संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रमुख संविधान संशोधन। चैप्टर नंबर कौन सा? 13 नंबर है। चलिए बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। ये सेशन कैसा लग रहा है? सेशन को आप लाइक वगैरह अपना प्रोग्राम करते रहना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया, संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है, एकदम सही है। पूछा क्या गया है? कौन से सही है? ओके भाई साहब, कौन से आपके सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आर्टिकल 300 अगला पॉइंट है, वो भी सही है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संविधायी शक्तियां निहित करती हैं। गलत है, ये वाला तीसरा पॉइंट गलत है। चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है संविधान के भाग 20 में जो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत दी गई है। संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों एवं उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत निर्धारित संविधान के संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, ना कि राज्य विधानसभाओं में। इसमें भैया नहीं पेश की जाएगी। विधेयक को या तो एक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सदन की कुल संख्या का बहुमत और सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से होना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट है प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, यानी संयुक्त बैठक नहीं इस पे बुलाई जा सकती, किस पे? संविधान संशोधन वाले पे। अच्छा, यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो आधे राज्यों के विधान कह रहा है यदि बिल संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो आधे राज्यों के विधायिकाओं द्वारा साधारण बहुमत से भी अनुमोदन होना चाहिए, यानी हाफ ऑफ द स्टेट्स का समर्थन होना चाहिए। जितने स्टेट हैं उनमें से आधे स्टेट्स का। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने वाले और राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद जहां आवश्यक हो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा भैया, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। वह ना तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम बन जाता है। अधिनियम की शर्तें के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। यदि कोई अगला पॉइंट कह रहा है यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। ये इतने पॉइंट हो गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद बिल एक अधिनियम बन जाता है और फिर अधिनियम की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो विधेयक को परित्याग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला ये सवाल है, कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पहला कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक की पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल गलत है भाई, नहीं बुला सकता, तो पहला वाला ही गलत हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि ये तो बाकी तो सही है। जैसे कह रहा है कि विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक होता है। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। फिर चौथा पॉइंट कह रहा है विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा गया आपसे। क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद 368 जो है वो के संबंध में क्या है? तो इसमें बोला गया संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। आर्टिकल ए वाला सही है इसमें। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना चाहिए। विचार करते हैं, कह रहा है कि कौन से सही है। पहला कह रहा है संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के 368 में उल्लिखित है। बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है, अनिवार्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, तो पहला ओनली वन सही है। अगला सवाल निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो आपका संविधान संशोधन विधेयक डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है किसी में भी लाओ, संसद के किसी भी एक सदन में लाओ, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। अगला सवाल संविधान संशोधन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की दो विधियों का उल्लेख है। संविधान संशोधन की विधियों का उल्लेख है। अच्छा, संविधान संशोधन विधि केवल लोकसभा में ही प्रारंभ, गलत हो गया। ठीक है, किसी में भी लाओ। तो अगला क्या कह रहा है भाई साहब? अगला कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त अधिवेशन अरे नहीं बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगला कह रहा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, ये सही। तो पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट चाहिए, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? दूसरा वाला उत्तर हो जाएगा। ओनली 1 और 4 वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला कथनों पर विचार करना, कथन कौन से सही है? चलिए देखते हैं। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा, गलत हो जाएगा भाई, किसी में भी लाओ। ठीक है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है कि संविधान के संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा होता है। उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो ओनली 2 सही है। ओके, अगला सवाल है
संविधान संशोधन में कोई संशोधन लाने का भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसी में भी लाओ, ठीक है, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा, किसी में भी लाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन या किसी विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, यह संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, होता है। भारतीय संविधान में संशोधन लाने का कोई विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आश्रय लिया जाता है। गलत हो गया, नेगेटिव पूछा था, ठीक है, तो यही हो गया, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करते हैं। तो कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा नहीं, गलत हो गया, किसी भी सदन में लाओ। अगला पॉइंट कह रहा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये दोनों भी गलत है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, तो दोनों, ना तो एक ना तो दो, दूसरा गलत है दोनों। अगला सवाल कह रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं ये हैं, क्या है भाई? तो ये सीमाएं हो जाती हैं कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, तो सी वाला उत्तर आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने 7 और 6 से, मतलब 13 सदस्यों वाली जो बेंच थी, ठीक है, उसमें से 7-6 का निर्णय यह दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु यह असीमित नहीं है। संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मौलिक तत्व तथा मौलिक आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। संसद की इस शक्ति पर विवक्षित सीमाएं हैं जो स्वयं संविधान में निहित है। ओके, अगला पॉइंट, अगला सवाल है 13 नंबर, कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों में से किसमें संशोधन लाने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन लाना आवश्यक होता है। तो ये क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका नहीं, ठीक है, संगम राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा इसमें भाई साहब, तो इसमें आपका हो जाता है, 1 मिनट, यहाँ पर पूछा क्या गया है देखते हैं भाई। कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों में से किसमें संशोधन लाने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अगर बदलना हो या कुछ भी, यहाँ तो होना चाहिए, ठीक है। संघीय राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, हाँ, होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियों में अगर विस्तार करना है तो ये भी है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में शामिल कोई जो सूची है उसमें अगर परिवर्तन करना हो तभी, तो 1, 2, 3, 4 सारे के सारे आपके सही हो जाते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर अगर बात की जाती है, थोड़ा-सा अगर इसमें देख लें, संसद के साधारण बहुमत द्वारा इसके अंतर्गत शामिल नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का गठन, उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषदों का निर्माण एवं उनकी समाप्ति। दूसरी अनुसूची, संसद में गणपूर्ति, संसद के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया, नियम, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 5वीं अनुसूची से अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ये सब आपके साधारण बहुमत द्वारा पारित होंगे। फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा क्या होंगे, जैसे क्या होगा भाई, मूल अधिकार में अगर कोई परिवर्तन करना हो, राज्य के नीति में से तो, या वे सभी उपबंध जो प्रथम तथा तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा क्या कह रहा है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्यों विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय होगा, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अच्छा, संविधान का संशोधन करने की शक्ति, इनकी प्रक्रिया, ये इसमें होता है आपका। इसमें इसमें भाई साहब होता है आपका आधे राज्यों का आपका समर्थन भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगले सवालों पे। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा क्या होता है, संतुष्टि होनी चाहिए। तो संविधान के संशोधन का प्रावधान, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, हाँ, होना चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हाँ, होना चाहिए। नए राज्यों का निर्माण, ये भाई साहब नहीं है, ये आपका साधारण बहुमत द्वारा होता है। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर सही हो जाएगा, पहला वाला सही। अगला कह रहा है कि कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो देख लेते हैं भाई। तो कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, हाँ, बिल्कुल। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, हाँ, सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये भाई साहब इसमें सम्मिलित शायद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हाँ, नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3 उत्तर सही हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना हो तो ऐसे संशोधनों के विधायी उपबंध के राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजे जाने के पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम ना हो समर्थन किया जाना, उससे वे कौन से विषय हैं। इतना लंबा जोड़ा बात वही पूछ रहा थी। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, हाँ, बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में एक कोई विषय का परिवर्तन, सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति, ये भी सही, तीनों सही हो जाते हैं। 1, 2, 3। अगला सवाल, तो संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो नए राज्य का बनना, हाँ, कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भाई साहब विशेष बहुमत होना चाहिए। और आधे राज्यों का समर्थन, यही तो आपसे पूछा गया। संघ एवं राज्य की सरकारी भाषा, और ये तो आपका साधारण बहुमत से। संसद की न्यूनतम उपस्थिति, कोरम, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो आपका कौन सा, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे।
भारत के संविधान में संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थित अनपेक्षित है यदि कोई परिवर्तन करने हैं। कैसे? तो अनुच्छेद 54 में परिवर्तन करना बिल्कुल राष्ट्रपति निर्वाचन वाली पद्धति, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कोई परिवर्तन करना हो, संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में करना हो, बिल्कुल सही, तीनों हो जाते हैं आपके सही। अगला सवाल, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ये लिखा है, तो आपका भारत के कह रहा है कौन से सही है, ओके। भारत के पहला सवाल, भारत मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन प्रस्ताव लाना, ये तो नहीं लाया जाएगा, ये तो नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अगला, संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये भी आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, संसद में अगला, संसद के विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से, यही वाला उत्तर हो जाएगा, ओनली 3 वाला उत्तर सही है, सी वाला उत्तर सही है, ओके। कथन और कार्ड वाला आपका देखते हैं, चलिए कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, हाँ बिल्कुल सही तो है। संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के संविधान में संशोधन दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आपका मतलब आपका 2/3 नहीं, 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 ठीक है, गलत हो जाएगा। ये मतलब आर वाला गलत है, ठीक है। बहुमत से थोड़ी ना हो जाएगा, तो आर वाला गलत है आपका। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। कह रहा है क्या, अनुच्छेद 300 मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसके अंतर्गत संसद के द्वारा संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के में कोई भी कि संविधान के मूल ढांचे का पर प्रभाव पड़े। अच्छा, अतः इस संदर्भ में कथन ए सत्य है। अनुच्छेद 368 के 2 के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए 2 सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है, जिसके कारण आर में स्पष्ट नहीं किया गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ संशोधनों में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। इसका प्रावधान कारण उल्लेख में नहीं किया गया, इसलिए आपका एक सत्य नहीं है, ओके। केवल इतना अंतर है, इसमें क्या दिया गया था, ये दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाके सही होता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अच्छा, ये आपका मैच कराना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो संपत्ति से संबंधित था, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद में आपका 44वां संविधान संशोधन था जो भाई नहीं, नहीं, ओके सॉरी, पहला वाला जो था वो भाई किससे था? पहला वाला 9वीं अनुसूची से संबंधित था, ठीक है। 44वां आपका संपत्ति से संबंधित था, संपत्ति के अधिकार। 46वां आपका शिक्षा का अधिकार 2003 का है। 103वां संविधान संशोधन आपका ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात जो की थी गई थी, आप सही मैच हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये जस्ट देखो लिया गया है यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन आपका अगर बात की जाती है अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खंड 6 जोड़ा गया है, यानी 15 6 फिर 16 6 जोड़ा गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस एक संशोधन से 1950 के दशक में राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1956 को आपका राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है 14 स्टेट और 6 यूटी बनाए गए थे। वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं। ठीक है, मैच कराना है। मैच कराना है तो कह रहा है कि अंकित करना को मैच कराइएगा। चलिए भाई साहब मैच कराते हैं। तो 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1962 में हुआ था, 371 ए जोड़कर नागालैंड जोड़ा गया। कौन से 13वें से? और फिर उसके 18वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1966 में राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित है। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में है। तो थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसको मैच करा लो यहाँ पर। क्या है भाई 13वां संविधान संशोधन आपका क्या हो जाता है? नागालैंड हो जाएगा। अच्छा, 18वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? राज्यों से संबंधित है। 39वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा आपका? ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। 52वां संविधान संशोधन दल-बदल विरोधी अधिनियम हो जाता है। ओके। तो 18वां क्या था आपका? राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया, ओके। कौन-सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन-सा? 7वां और 31वां। 7वां और 31वां जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, 31वां वाला 1973 द्वारा हुआ, उसमें क्या हुआ था 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, ओके। ठीक है, उसके बाद में संविधान के संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, तो कौन-सा हो जाता है? 31वां संविधान संशोधन हो जाता है। भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। भारत संघ के किसी भी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो आपका 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा। अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कहना 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारत संघ से किसी भी राज्य में पृथकतावादी भावनाओं से नियंत्रित करने के लिए अनुच्छेद 19 का 2 और आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 में संशोधन कर अलगाववाद को रोकने का प्रयास किया गया है। ठीक है। कौन से मामले ने भारतीय संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन को अधिनियमित करने के लिए उद्यत किया है? किस मामले ने किया था? तो गोलकनाथ मामला, ठीक है। गोलकनाथ मामला कब हुआ था? गोलकनाथ मामला
अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो 24वां संविधान संशोधन 1971 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में दिए गए निर्णय उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। गोलकनाथ मामले में यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की केवल प्रक्रिया विहित है, संशोधन की शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन करने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति को समाप्त कर सहमति देनी होगी। शब्द जोड़ा गया और इस क्या हो भाई किससे जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये संशोधन द्वारा उक्त प्रावधान हेतु 368 में संशोधन किया गया। अगले सवाल पे बात करते हैं, संविधान में संशोधन करने के विधेयक को वीटो की शक्ति राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी। ये तो अभी जस्ट पढ़ा गया था। कौन सा 24वां संविधान संशोधन था 1971 का, गोलकनाथ वाला केस था, उसमें दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयकों पर वीटो शक्ति नहीं लगा सकता, केवल उसमें सहमति देनी होगी। ओके, अगला सवाल, किस संशोधन के अनुसार 39 बी और सी में उल्लिखित निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है? 25वां संविधान संशोधन। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन। अगला, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियों तथा विशेषाधिकारों तथा प्रीवी पर्ष को समाप्त किया गया था? तो ये कौन सा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों, प्रीवी पर्ष को समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1971 का अधिनियम था, 26वां संविधान संशोधन था। अगला सवाल है, किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में, तो आपका कौन सा था भाई? 36वां संविधान संशोधन, क्योंकि 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें के माध्यम से 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम एक नया राज्य बना, तो नया राज्य बनता है आपका 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बनता है। किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 35वां संविधान संशोधन जो है किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अगर बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में आपका भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। प्रख्यात न्यायविद तथा संवैधानिक विशेषज्ञ एन नेपालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। वे दो शब्द धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाई साहब जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगला, अखंडता जो शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाई साहब जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो अभी तक एक बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अगला सवाल, कौन सा एक विषय 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? तो नहीं जोड़ा गया था, तो रेलवे नहीं जोड़ा गया था, बाकी तो जोड़े गए थे। परिवार नियोजन, वन, शिक्षा जोड़े गए थे। जैसे यहाँ पर कितने विषय? 5 विषय जोड़े गए थे। तो देख लेते हैं, शिक्षा, वन, वन्यजीव तथा पक्षियों का संरक्षण, नापतोल तथा न्याय प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें संघ सूची में नहीं, इन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, ओके। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया? तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगला सवाल, कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं। कह रहा है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। ओहो, दी गई है। अच्छा, मिनरवा पहला वाला तो गलत हो गया, गलत है, ठीक है, नहीं दी गई। दूसरा कह रहा है मिनरवा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि केवल अनुच्छेद 39 का और गा में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ये सही है आपका, दूसरा वाला भाई सब सही है। ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्देशक तत्वों की प्राथमिक और सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख 14, 19 और 31 में है। अच्छा, हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया, परंतु 14 और 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 का और गा में बताए गए निर्देशक तत्वों को अधीनस्थ माना गया। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसके द्वारा दिया गया था पुनर्विचार के लिए, पहले क्योंकि उसको हटा दिया गया था। अगर बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। अच्छा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक
अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह तो आपका कौन सा जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ओके, नेगेटिव। यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही बात है। यह संशोधन इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था, हाँ किया गया था। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। हाँ, ये भी सही बात है। अगला सवाल कह रहा है इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। नहीं, एक बार कर सकता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। डी वाला गलत। नेगेटिव पूछा था, डी वाला नेगेटिव। अगला लघु संविधान संशोधन कहा जाता है तो आपका 42वें वाले को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं। तो आपका शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया था। समान आचरण से आचार संहिता, ये तो 44 में पहले से था, सी वाला हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर अगर बात की जाती है समान आचार संहिता तो जस्ट बताया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 में कुछ परिवर्तन किए गए। हाँ भाई, किए गए। कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़कर न जोड़े गए, जैसे आपका 43 का ए जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया अतः स्थापित करके राज्य को निर्देश दिया गया कि वह उद्योग या अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे। 39 के आर्टिकल 39 में संशोधन द्वारा शोषण से बच्चों तथा वयस्कों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया। 39 ए में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ी गई। और आपका भाग 4, अच्छा ये तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही आपका भाग 4 के ए में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देख रहे हो बेटे, जो हो यूपी लोअर पीसीएस, उत्तराखंड यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, आरईएस। ओ चलो भैया, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला सवाल भाई क्या कह रहा है? आपसे सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट कर सही से उत्तर चुने। ठीक है, चलिए सुनते हैं। तो सही उत्तर हम चुनते हैं। तो कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। सही बात है, ये तो है। अब तो विधिक अधिकार, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द को बढ़ाया गया। सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई भी विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो आपका गलत है ये भी, तो 1-2 सही है, ठीक है। 1-2 आपका सही हो जाता है। अच्छा, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं थोड़ा-सा। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके आपका भाग 12 और अनुच्छेद 300 ए में समाविष्ट किया गया, जिसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसे साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को नहीं, लेकिन वित्त विधेयक को रोक सकती है। ओके भाई साहब, और क्या कह रहा है? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विवाद का निपटारा कर सकता है, ना कि दोनों सदनों का। ध्यान रखना भैया, ठीक है। देखो कितना अच्छा पॉइंट। संसद के दोनों सदनों के मध्य विवाद को संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। परंतु धन विधेयक पर विवाद के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। धन विधेयक पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, ठीक है। ये वाला भाई साहब उत्तर आपका बहुत अच्छा था। ये मतलब प्रश्न अच्छा था, उत्तर नहीं। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय में। तो आपका ये तो आपका भाग 12 में जोड़ा गया है और फिर आपका आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया, तो ये क्या हो जाता है? तो पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। ओके, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो एक आपका लीगल अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है। यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यहाँ पर लिखा है चाहे केवल नागरिकों को प्राप्त। ओके, दूसरा वाला सही है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। हाँ, सही बात है, यही तो किया गया है भाई साहब। भाग कौन सा है? भाग 12 है, ठीक है, भाग 12 है। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था? 300 ए में। ओके, पहले कौन सा था? आर्टिकल 31 में बोला गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978, ये वाला सही है। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 44 कथन पहला है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
सही है, कथन सही है। आगे बात करते हैं भाई साहब, कथन सही है, कथन सही है। तो आगे बात करते हैं, दूसरा कथन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। दोनों सही हैं, दोनों भाई साहब सही हैं। ओके, अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा? 44वें के द्वारा। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार ये भी पूछा गया, 44वां हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है संपत्ति वाला, देखो मैच करा लो, ये 44वां हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति वाला ये अगर 61वां, तो अगर वो उसमें एज बढ़ाई गई थी 61वें वाले में क्या हुआ था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, तो आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 का था। उद्देश्य का पंथ निरपेक्ष, तो आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये 38वां वाला क्या हो जाएगा? 38वां वाला हो जाता है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया था। अच्छा, ये तो यार इससे संबंधित नहीं है, ये तो आपका तो गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। हाँ सही है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 द्वारा न्यायपालिका से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार छीन लिया गया। अच्छा, इस संविधान संशोधन का उद्देश्य इंदिरा गांधी का चुनाव है। चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बावजूद उनको प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखना था। अच्छा, इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा की गई समिति ही कर सकती थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन कर दिया गया और संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी 99वां संविधान संशोधन संवैधानिकता को न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। अगला सवाल, 99वां संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा है भाई साहब? तो इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन से संबंधित है ये वाला, ठीक है, खारिज कर दिया गया था ये वाला, भाई अभी पढ़ा गया था। किस संविधान संशोधन ने संसद के सदनों राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष सभापतियों की शक्तियों को बहुत सशक्त किया है? तो कौन करेगा? तो सशक्त करेगा, तो आपका कौन सा करेगा? 52वां संविधान संशोधन, जो आपका दल बदल विरोधी उपबंध बताया गया इसमें। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी अधिनियम जो का प्रावधान किया गया, इसके तहत संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य के दल बदल के बारे में आपका निहरक ठहराने की व्यवस्था की गई। इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य विधानमंडल अध्यक्ष को सदस्य की योग्यता निर्धारित करने की शक्ति दी गई। किसे? इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य विधानसभा अध्यक्ष को सदन की अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति दी गई। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ओके, अब मैच कराओ भैया, मैच करा देते हैं। तो 52वां वाला दल बदल से संबंधित है, तो कहाँ गया 52वां दल बदल? अच्छा, थोड़ा सा इसको 52वां वाला दल बदल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आपका 73वां वाला क्या हो जाएगा? 73वां वाला पंचायती राज हो जाएगा। 61वां वाला एज कम हो जाती है 21 से 18, और फिर 86वां वाला शिक्षा से हो जाएगा। ओके, डन 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 और डन डन, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है 52वें संविधान संशोधन के तहत के महत्व का जो कारण है वह क्या है? 52 वाला आपका भाई दल बदल वाला है, दूसरा है डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 53वां संविधान संशोधन था 1986 का, जिसे आपका 1987 में आपका 23वें स्टेट के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए मैच कराओ फिर, 53वां संविधान संशोधन, फिर 61वां, 74वां, 19वां। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 53वां क्या होता था? 53वां 1986 द्वारा ये 371 जी यानी मिजोरम को जोड़ा गया। ओके, 61वां संविधान संशोधन तो पता है 21 से 18 एज कर दी गई थी। 74वां पता है आपको क्या, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 79वां जो है आपका 1999 का SC/ST जो है जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में तथा राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो आपका 79वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अगला सवाल, कह रहा है मतदान किया हुआ, तो यार 61वां है। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है ये देखो अच्छा सवाल पूछा गया, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित में से संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो आपका 58वां संविधान संशोधन है। ओके, फिर यहाँ पर देखो फिर से एक सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया भाई साहब? पूछा गया है आपका, पूछा गया भारतीय के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के हिंदी भाषा में आधिकारिक प्रति उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया। 58वां संविधान संशोधन,
ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। किस दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन? तो आपका 69वां वाला 1991। फिर अगला सवाल आपका कह रहा है कि कौन से आपके सही हैं, ये तो पूछा गया शायद। ठीक है, ओके। तो आपका देखता है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया, सही बात है। 74वें के माध्यम से भाग आपका 9 के ए जोड़ा गया, नगर पालिकाओं से संबंध, सही है। 73वें के भाग 10 जोड़ा गया, ये गलत है। 74वें के माध्यम से भाग 11 जोड़ा गया, ये भाग 10 ए जोड़ा गया, ये भी गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसके सृजन की 73वां आपका ग्राम पंचायत, 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है। देखते हैं उत्तर कहाँ गया इसका। इसका भाई साहब उत्तर हो जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। और क्या दिया था यार, एक मिनट, सवाल क्या था? सवाल था भारत के संविधान के 73वें और 74वें किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है। ओके, तो किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, जिला नियोजन समिति के लिए, राज्य वित्त आयोग के लिए, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड, ये गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक, ये यार हम पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि हम 73वें से और 74वें से पढ़ते थे वो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, चलो ठीक है, ये भी होगा ना। 1992 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है। 74वें में संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिला नियोजन समिति का प्रावधान किया गया, ठीक है। 73वें जो आपका हुआ था 1992 में, जिसका लक्ष्य जो है देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना था, किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो जिला योजना समितियों का गठन करने की, नहीं, ठीक है, गलत हो जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की, 2 और 3 वाला उत्तर सही हो जाता है। ओके, भारत के संविधान का कौन-सा एक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन है 1992 का। ओके, इसमें अगर बात की जाती है 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। 73वें जो हुआ था भाई, भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। आर्टिकल 243 से 243 ए से ओ तक है, तक अनुच्छेद जोड़े गए। पंचायतों के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अनुच्छेद 243 का घ जो है, उसमें आपका पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, 1/3। संविधान का कौन-सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 73वां वाला हो जाता है? ओके, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन है। अगला सवाल, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से कथन सही हैं? पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही है। इसे शहरी शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। शहरी वाला तो भाई साहब क्या था आपका, वो 74वें वाले में था। ओके, अगला सवाल, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है, डी वाला सही है। ओके, अगला सवाल, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए, उनकी गणना की सूची और विषय क्या है? तो आपकी 9वीं मतलब 11वीं अनुसूची है और 29 विषय हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित क्या-क्या है? भाई ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 उत्तर सही है। ओके, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र नगर पंचायत भाई साहब उसमें 74वें वाले में है। अगला सवाल, संविधान संशोधन जो है 73वां वाला, वैधानिक शुरुआत किस संशोधन के बिल से हुई थी? हाँ, ये तगड़ा सवाल है। तो 64वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से शुरुआत हुई थी। 64वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से शुरुआत हुई थी। ओके, 74वां जो आपका किसका उल्लेख करता है? तो आपका ये आपका 74वां वाला जो उल्लेख करता है भाई साहब, राज्य वित्त आयोग के कार्यों को उल्लेख करेगा। राज्य वित्त आयोग के कार्यों को उल्लेख करेगा 74वां वाला। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। साथ ही राज्य के वित्त आयोग के कार्य को भी उल्लिखित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भाग 9 ए जोड़ा गया और आपका 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अच्छा, भाग 9 ए तथा अनुसूची 12 जोड़ी गई और इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की संस्थाएं, शहरी संस्थाएं होंगी, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगरीय स्थानीय स्वशासन में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ओके, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वें से दिया गया। 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो आपका 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला सवाल, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन-सा सही है? इस संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध है, सही है, या नगर पालिकाओं के कार्य सही है, ये भी नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण सही है, या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रायोज्य है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो चौथा गलत, तो 1, 2, 3 वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा।
अब रहा आपका 79वां संविधान संशोधन। 79वां संविधान संशोधन जस्ट अभी पढ़ा गया था भाई साहब का। SC/ST 10 साल बढ़ाया गया था। SC/ST लोकसभा में जितना भी आरक्षण वगैरह सबको, ठीक है। अब अगर आप पूछा जाएगा, अब क्या पूछा जाएगा भाई साहब? अब पूछा जाएगा कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप इसके तहत भी तो 10 साल बढ़ा दिया गया, 10 साल बढ़ा दिया गया। ओके, अगला सवाल। और इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका 2 सदस्य जो आपके एंग्लो इंडियन थे, वो आरक्षण के तहत उनको हटा भी दिया गया था, ठीक है। और ये कब तक बढ़ा दिया गया? 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। कब थी? 25 जनवरी 2020 थी, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए मैच कराते हैं। तो शिक्षा का अधिकार आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और नगर पंचायत आपका 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज का निर्वाचन 73वां संविधान संशोधन, सेवा कर आपका 88वां संविधान संशोधन से संबंधित है। ओके, अगला अगला सवाल 21 से आपका, हाँ मतलब आर्टिकल 21A जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये आपका कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रस्तावित था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की बात करता है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब। अगला सवाल क्या है? तो इसमें देखो, अगर बात की जाती है 21 से जोड़ा गया जो मौलिक अधिकार शिक्षकों को देता है, साथ ही अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया इसमें, और अनुच्छेद 51 के ए में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से एक को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई थी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। ओके, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। ये सी वाला उत्तर सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस, तो शिक्षा का अधिकार कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002 का संबंधित है। ओके, 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। है कब का? 2002 का है। चलिए मैं फिर से कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 44वां वाला मौलिक कर्तव्य सही है, 52वां बदल विरोधी सही है, 73वां पंचायती राज सही है, तो इसका मतलब यही गलत है। तो 84वां वाला किससे संबंधित है? लोकसभा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक की बढ़ाया गया था, परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब तो 104वां वाला फिर से संबंधित था इसी से, 2030 कर दिया गया था। अगला कह रहा है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो यह विशेष वर्ष क्या होगा भाई साहब? 2026 होगा, 2026 से परिवर्तन किया जाएगा। अगला सवाल अगला सवाल है आपका, ये 15% वाला है। मंत्री मतलब 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें तो 91वां संविधान संशोधन है, पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। भारत के संविधान के अंतर्गत किस संशोधन में यहाँ पे ही किया गया कि मंत्रिपरिषद जो होगी लोकसभा व राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन है, ओके। और दिल्ली दिल्ली में 10% बोला गया। और क्या बोला गया यहाँ पर? ऐसे राज्य जहाँ विधानसभा की सदस्य संख्या 40 से कम है, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी, ठीक है। 15%, ये भी सवाल देखो सेम से वही पूछा गया। 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संबंधित है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। 93वां संबंधित है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षण संस्थाओं में आपका ओबीसी के आरक्षण की बात की गई। आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए मैच कराओ, फिर से मैच कराना है। तो 91वां किससे संबंधित था? 15% वाला सिस्टम था, ठीक है। मंत्री वगैरह जो था, मंत्रिपरिषद के आकार वाला, ठीक है। फिर आपका 99वां वाला तो हटा दिया गया, एनजीएससी का गठन था, उसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात की गई थी। और 81वां वाला एक बार देखते हैं भाई साहब क्या है। तो 97वां वाला था सहकारी समितियाँ, ठीक है। सहकारी समितियों के गठन की बात की गई थी। 19 जो आपका 19 के सूची के निगाह में बोला गया। और क्या है? रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण, ये आपका 81वां संविधान संशोधन 2000 का है। 99 वाला आपका पता ही है कौन सा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 99वां 2014 में आया था जब मोदी जी आए थे। मंत्रिपरिषद के आकार वाला 91वां 2003 में आया था। अगला सवाल, सहकारी समितियाँ जो जोड़ी गई आर्टिकल 19(1) के सी में बोला गया। तो आपका सहकारी समितियाँ किससे जोड़ी गई थी? 97वां संविधान संशोधन, ये कब आया था? 2007 में आया था, 2007 में आया था, ओके। सहकारी समितियों की अगर बात की जाती है तो 243 या जा से 243 या ना तक बताया गया। 2012 में संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो आपका सहकारी समितियों से संबंधित था। दूसरा वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये तो आपका 99वां संविधान संशोधन है 2014 का, ठीक है। अगला सवाल है जीएसटी को, ये आपका जीएसटी वाला है 101वां संविधान संशोधन है। इसके तहत क्या हुआ था? आर्टिकल 279 ए जोड़कर जीएसटी परिषद का गठन किया गया।
ठीक है। अगला सवाल है जीएसटी जो आपका 101वां संविधान संशोधन है, फिर पूछा गया 2017 में बने राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में कौन सा सही है? इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, और यह आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के नाम से एक संवैधानिक आयोग के स्थान पर बनाया गया। अच्छा, और क्या दिया गया भाई साहब? कह रहा है कि इस आयोग के संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद करके 338 बी उपबंध जोड़ा गया। ये सही है, ठीक है। एक वाला सही हो और दूसरा वाला सही है। यह आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया? कह रहा है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 का राष्ट्रीय राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत नए अनुच्छेद 338 बी का प्रावधान संविधान में किया गया। इस आयोग के द्वारा पिछड़ा वर्गों के हितों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान दिया गया। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन जो है जस्ट अभी पढ़ा गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 334 से। आर्टिकल 334 से संबंधित है। इसमें क्या था? इसमें वही सीट वाला लफड़ा था, 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। SC/ST का जो आरक्षण वाला सीटें थी वो 2030 तक बढ़ा दी गई। 104वें संविधान संशोधन 2019 से संबंधित है। ओके। 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये आपका जीएसटी वाला सा था, ठीक है। नहीं, 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बात करता था। डी वाला उत्तर सही है। यही तो आपका 103वां संविधान संशोधन बना था के नाम से जाना जाता है और इस सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से मतलब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात की गई थी। इसमें क्या बोला जा रहा है? हाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन सामान्य मूल्यांकन किया है। मतलब क्या? सबको लपेट दिया, सबको दे दिया? ओहो! ठीक है। चलो चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर में बात करेंगे भाई साहब आपात उपबंध की। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में भैया ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा-सा एक कमेंट लिख देना। अच्छा-सा भैया कमेंट लिख देना ताकि आपको हाँ, और लाइक वगैरह सेशन कर देना, शेयर भी एक बार कर देना भाई, मेहनत पड़ती है इसमें, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।